हेलो स्टूडेंट्स। आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। साइंस के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको करवा रहा हूँ, जिसका पार्ट 1 आपने देख लिया है, जिसमें 20 एमसीक्यूज जो क्वेश्चन है वो करवाए गए थे। अब इसका सेक्शन जो बी है, खंड ख, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें 2 अंकों वाले जो प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 26 तक जो आपके क्वेश्चन है, 21 से 26 तक, वो आपके लिए लेके आया हूँ मैं। तो इस पेपर को हमने 5 पार्ट में बांट दिया है और 5 पार्ट ही मैं आपके लिए अलग अलग लेके आऊँगा, ताकि आपको भी वीडियो देखने में आसानी हो, एक साथ बहुत लंबा वीडियो ना बने। तो हम शुरुआत करते हैं बिना समय खराब किए। प्रश्न नंबर 21 है। प्रश्न नंबर 21 है, मान लीजिए किसी विद्युत युक्ति का प्रतिरोध नियत रहता है। उसके दो सिरों के बीच विभवांतर को उसके आरंभिक मान का 1/4 कर दिया जाता है, यानी 1/4 कर दिया जाता है। तो उससे प्रभावित धारा में क्या परिवर्तन हो जाएगा? उस नियम को लिखिए जिसकी सहायता से उपरोक्त प्रश्न को हल किया जाता है। 2 अंकों का ये आपका प्रश्न है। अब आप यहाँ पर ध्यान दें, ये मार्किंग स्कीम है जो कि आपके एग्जामिनर को मिलती है, ठीक है, जो आपकी कॉपी चेक करते हैं उनको ये मार्किंग स्कीम मिलती है, और उसमें प्रत्येक क्वेश्चन में अलग अलग पार्ट जो होते हैं उनके हिसाब से मार्क्स किस प्रकार से आपको मिलने वाले हैं वो यहाँ पर दिया गया है। इसलिए मैं मार्किंग स्कीम ही आपके साथ लेकर आया हूँ, ताकि आपको भी पता चल सके कि किस प्रकार से हमें अंक मिलते हैं। आप बहुत बार बोलते हैं कि सर मैंने तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, फिर मेरे इसमें आधा ही नंबर क्यों आया, 1 नंबर ही क्यों आया। तो वो सारे डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। तो इसमें 2 क्वेश्चन अपने से पूछे गए हैं। देखिए, पहला था कि आरंभिक मान को 1/4 कर दिया गया तो क्या होगा? तो प्रभावित धारा अपने आरंभिक मान की 1/4 हो जाएगी, तो विद्युत धारा जो है वो भी क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी, ठीक है। और इसको किसके द्वारा? ओम के नियम के द्वारा जो है हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। जैसे ओम के नियम में क्या लिखा है? चालक में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, परंतु ताप क्या रहना चाहिए? समान रहना चाहिए। इस प्रकार से इसके 2 पार्ट थे और दोनों ही पार्ट 1-1 अंक के हैं आपके। अगर आपने 2 पार्ट किए हैं तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने इनमें से एक ही पार्ट किया है तो आपको 1 ही अंक मिलने वाला है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, मानव तंत्रिका तंत्र में कोई विद्युत आवेग किस प्रकार उत्पन्न होता है? एक प्रश्न यहां तक ही हो गया अपना। फिर आगे स्टार्ट होता है, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के उस भाग को पहचानिए जो तंत्रिका आवेग को, पहला है कोशिका काय की ओर और दूसरा है कोशिका काय से दूर ले जाने में सहायता करता है। तो आप इसको समझो, पार्ट दिए गए हैं इसमें। तो एक पार्ट तो आपका ये यहाँ पर हो गया, ठीक है, मानव तंत्रिका तंत्र में कोई विद्युत आवेग किस प्रकार उत्पन्न होता है, पहले आपको इसके बारे में लिखना है। उसके बाद में 2 छोटे पार्ट दिए गए हैं, इनके आपको लिखना है। तो इसमें देखो, आंसर देखते हैं इसका। ए आपका जो है, सूचना एक तंत्रिका कोशिका की द्रुमाकृतिक सिरे यानी डेंड्रोइड टिप पर उपार्जित की जाती है, उत्पन्न की जाती है, और एक रासायनिक क्रिया द्वारा यह एक विद्युत आवेग पैदा करती है। ये 1 नंबर का हो गया, 1 अंक का हो गया। उसके बाद में कोशिका काय की ओर कौन लेकर जाता है? डेंड्रोइट लेके जाते हैं, दुर्मिका लेकर जाते हैं। और कोशिका काय से दूर ले जाने का काम जो है वो कौन करता है? वो तंत्रिकाक्ष करता है। तो इनके भी आधे आधे अंक हैं। आप क्या करते हैं, आपने केवल इन 2 का जवाब दे दिया और इसका जवाब आप नहीं देते हो। इसका जवाब आप नहीं देते हो तो आपका 1 अंक काट लिया जाता है और आपको केवल 1 अंक ही मिलता है। अब आप बोलते हैं कि हमने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और हमारे केवल 1 अंक आया, तो आपको पहले पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में उसका जवाब देना है। यहाँ पर आपको डायग्राम की आवश्यकता नहीं है, केवल डायग्राम आपको याद होना चाहिए। डायग्राम याद है तो आप इसका जवाब दे सकते हैं आसानी से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी का अथवा है, एक अथवा दे रखा है। अथवा जो है वो दे रखा है, किसी उदाहरण की सहायता से व्याख्या कीजिए कि पुनर्भरण क्रिया विधि किस प्रकार हार्मोनों के स्त्रावण को नियंत्रित करती है। एक एग्जाम्पल की सहायता से हमें बताना है। तो इसमें देखो, हार्मोनों का नियंत्रण पुनर्भरण क्रिया विधि द्वारा होता है, 1 अंक है। उदाहरण दे रखा है, यदि
रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो इसे अग्नाशयी कोशिकाएं संसूचित कर लेती हैं, आधा अंक है इसमें। इसकी अनुक्रिया में अधिक इंसुलिन स्रावित करती है। जब रुधिर में शर्करा का स्तर गिरने लगता है तो इंसुलिन का स्रावण कम हो जाता है, ये भी आधा अंक है। इस प्रकार से आपके देखिए यहाँ पर मार्क्स किस प्रकार से डिवाइड हो रखे हैं, इसी प्रकार से आपको वहां पर अंक दिए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, आरेख में दर्शाए गए अनुसार कोई प्रकाश माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करता है। ठीक है, ये आपके लिए डायग्राम दे दिया और दो माध्यम इसमें दे दिए गए। पहला प्रश्न पूछा गया है, इन दोनों माध्यमों में से कौन सा माध्यम अन्य माध्यम के सापेक्ष सघन है। अपने उत्तर की पुष्टि भी आपको करनी है। तो पहले तो आपको ये बताना होगा कि इनमें से कौन सा माध्यम सघन है और उसके बाद में उसकी आपको एक्सप्लेन भी करना होगा, बताना भी होगा कि ये सघन कैसे है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये प्रकाश की किरण इधर जाती है, ठीक है, ये दिशा दी गई है, तो यहाँ पर ये अभिलंब हो गया, ये अभिलंब हो गया। अब यहाँ देखिए आप इस डायग्राम में देखिए कि ये सीधी लाइन जानी चाहिए थी लेकिन सीधी ना जाकर किधर मुड़ गई, अभिलंब की ओर मुड़ गई। अभिलंब की ओर कब मुड़ती है प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि माध्यम बी जो है, माध्यम बी जो है वो क्या है, सघन है। माध्यम बी क्या है, सघन है। ठीक है, तो यहां पर हो गया माध्यम बी सघन हो गया। इसकी पुष्टि भी करनी है आपको, तो पुष्टि मैंने आपको बता दी कि किस प्रकार से होती है। जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किधर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, विलंब की ओर झुक जाती है। ये इसकी पुष्टि के लिए आप लिख सकते हैं, माध्यम बी में प्रकाश की किरण विलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है ना। अब दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, यदि माध्यम ए में प्रकाश की चाल Va और माध्यम बी में प्रकाश की चाल Vb है तो माध्यम बी का माध्यम ए के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। तो अपवर्तनांक याद करने के लिए आपको पता है, माध्यम बी का माध्यम ए के सापेक्ष अपवर्तनांक जब ज्ञात करते हैं तो NBA बराबर VA बटा VB, यह आपको सूत्र लिखना है। इस प्रकार से अपवर्तनांक ज्ञात हो जाता है। अगर यहाँ पर कोई मान दिया गया होता, कोई डेटा हमें मिल जाता तो हमें इसी सूत्र के हिसाब से उसको सोल्व करना होता। इस प्रकार से यहाँ देखिए आप केवल माध्यम लिखने पे आपको आधा नंबर मिला है, इसको एक्सप्लेन करने का आधा नंबर है और यहाँ अपवर्तनांक ज्ञात करने का आपको 1 अंक दिया गया। इस प्रकार से इस प्रश्न में आपके मार्क्स डिवाइड किए गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है, उल्लेख कीजिए कि नीचे दी गई रासायनिक अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है अथवा नहीं है। अपने उत्तर की पुष्टि भी आपको करनी है। नीचे एक अभिक्रिया दे रखी है, यह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं है, और अगर है तो इसको हमें एक्सप्लेन करना है, नहीं है तो भी एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर देखो MnO2 प्लस 4HCl अभिक्रिया MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। यहाँ पर आप देखें कि MnO2 जो था वो यहाँ पर O यहाँ से हट गया, यहाँ से O क्या हो गया, हट गया। O यहाँ से हट गया मतलब ऑक्सीजन यहाँ से हट गई। ऑक्सीजन हट गई इसका मतलब यहाँ पर अपचयन हो गया। इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। दूसरी स्थिति में देखते हैं, दूसरा अभिकारक जो है HCl जो है, यहाँ पर देखते हैं HCl के साथ Cl तो हट गया और O इसके साथ ऐड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो क्या हो गया, उपचयन हो गया, उपचयन हो गया। तो अगर एक अभिकारक के साथ अपचयन और दूसरे के साथ उपचयन ऐसा होता है तो वो अभिक्रिया कौन सी होती है, वो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। तो ये बिल्कुल सही है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो आपने लिख दिया हाँ ये रेडॉक्स अभिक्रिया है, आपको 1 अंक मिल गया। फिर अपने उत्तर की आपको पुष्टि करनी है। तो इस उत्तर की पुष्टि करने के लिए आप क्या लिखेंगे, HCl किसमें, Cl2 में उपचयित हो गया। ठीक है ना, Cl2 में उपचयित हो गया और MnO2 MnCl में अपचयित हो गया। तो ये आपकी आंसर की पुष्टि होगी। 2 अंक हो गए आपके इसमें। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 25, हमारी मुख्य गुहा के तरल में उपस्थित एंजाइम का नाम। एक प्रश्न यहीं तक हो जाता है। इसको उत्पन्न करने वाली ग्रंथि का उल्लेख कीजिए। दूसरा प्रश्न यहाँ हो जाता है, यदि इस एंजाइम का स्त्रावण रुक जाए तो हमारी पाचन क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
तीसरा प्रश्न यहाँ हो जाता है। तो एक ही प्रश्न दिया गया है लेकिन इसमें 3 बातें हमें पूछी गई है, तो तीनों बातों का हमें जवाब देना होगा, तभी हमें 2 के 2 अंक यहाँ पर मिलेंगे। देखो क्या पूछा था, पहले पूछा था उपस्थित एंजाइम का नाम। तो उपस्थित एंजाइम जो होता है वो लार एमिलेस होता है, ठीक है, या टाइलिन बोलते हैं। उसके बाद में पूछा था कि इसको उत्पन्न करने वाली ग्रंथि कौन सी है, तो लाला ग्रंथि। लार कहाँ से उत्पन्न होती है, लाला ग्रंथि से। तो आधा अंक जो है वो लार एलिमेस का है, लाला ग्रंथि का आधा फिर है। और क्या पूछा गया है इसमें, इस एंजाइम का स्त्रावण रुक जाए तो हमारी पाचन क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो स्टार्च यानी मंड का जो है वो शर्करा में खंडन होना बंद हो जाएगा, खंडन नहीं होगा। तो 1 अंक इसका है। इस प्रकार से 2 अंक यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। प्रश्न नंबर 26 जो कि इस सेक्शन का लास्ट प्रश्न है। देखिए क्या प्रश्न है, यदि किसी कार्डबोर्ड से गुजरने वाली धारावाही सीधे चालक द्वारा चालक के चारों ओर उत्पन्न होने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आरेखित कीजिए। ठीक है, ये आपको डायग्राम बनाना है। यहाँ पर कोई कार्डबोर्ड से सीधे चालक द्वारा चालक के चारों ओर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उनको आपको आरेखित करना है। यदि किसी बिंदु जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्धारित करनी है उसकी चालक से दूरी में वृद्धि की जाए, चालक से दूरी में वृद्धि की जाए यानी दूर दूर आगे उसको किया जाए, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार परिवर्तित होगी, तीव्रता किस प्रकार परिवर्तित होगी। जैसे जैसे चालक से दूरी बढ़ती जाएगी तो तीव्रता में क्या आती है, कमी आती है। तो आप ये डायग्राम बना देंगे। ठीक है, ये कार्डबोर्ड ले लिया और इसमें एक सीधा धारावाही चालक आपने ये ले लिया। इसमें आपको दिशा जरूर बता देनी है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। दिशा बता दिया आपने, दिशा हमेशा प्लस से माइनस की ओर होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये देखिए इसका 1 अंक है और 1 अंक है कि इसमें क्या होती है, तीव्रता जो है जैसे जैसे जो विद्युत धारावाही चालक है इससे जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही तीव्रता कम होती जाती है, तीव्रता घटती जाती है, चुंबक का प्रभाव कम होता जाता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखो आप नोट दिया गया है, क्या दिया गया है, यदि एमीटर और रियोस्टेट नहीं बनाया गया तो अंक न काटें। ये एग्जामिनर के लिए निर्देश दिया गया है। अगर आप यहाँ पर ये रियोस्टेट और एमीटर भी नहीं बनाओगे तो आपके अंक नहीं कटेंगे, लेकिन आपको ये डायग्राम बनाना जरूर है। ठीक है, इसमें एमीटर और रियोस्टेट ना भी बने तो भी आपको अंक मिल जाएंगे। तो पूरे पूरे निर्देश दिए जाते हैं एग्जामिनर को किस किस प्रकार से आपको अंक दिए जाएंगे, इसलिए हमेशा आप बहुत कम लिखें। आप इसमें देख सकते हैं जो भी आपको बताया गया मैंने, बहुत कम लिखने का मैटर है लेकिन स्पष्ट बातें आपको लिखनी है। इसमें फैक्ट लिखना है, जो भी आपका आंसर है वही आंसर आपको लिखना है, उसी में आपको अंक मिलने वाले हैं। और अंक प्रत्येक प्रश्न में छोटे छोटे पार्ट में बटे हुए हैं, तो उसी के हिसाब से आपको जवाब भी देना है। इसका 3rd पार्ट आपको जल्दी मिलेगा। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसका वीडियो आपको यहाँ ऊपर दिखाई देगा, वहां जाकर आपको फर्स्ट पार्ट इसका जरूर देख लेना है। आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहें, ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लगातार लेकर आता रहूंगा। थैंक यू।